अब अगर आपको लगता है कि संविधान में आपको विश्वास नहीं है और आपको लगता है ईवीएम खराब है, तो जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। आपको कह देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आप सरकार नहीं बनाएंगे, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी। तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैं बताऊंगा सवाल क्यों उठा रहे हैं। आनंद दुबे जी घबराए हुए हैं। 2 महीने तक पहले मेरे डिबेट में बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, वरना वो अपना नाम बदल देंगे। आज प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, चुनाव हो चुके हैं, तो इसलिए आनंद दुबे जी घबरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बौखलाहट इतनी नविका जी कि उद्धव ठाकरे जी का ये वीडियो है, ये वीडियो में उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि जितनी भी एनडीए की स्कीमें हैं वो सब की सब उद्धव ठाकरे जी बंद कर देंगे। मतलब 2 करोड़ महिलाओं को जो लाडकी बहना के तहत महिलाओं को पैसा मिल रहा है, वो एनडीए की सरकार, अगर इनकी सरकार आएगी, महायुक्ति की नहीं आएगी और महाविनाश अघाड़ी आएगी, तो ये बंद कर देंगे। इसीलिए महाराष्ट्र की महिलाएं इनको जवाब देने वाली है। इनने डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया नविका जी, जिसमें कि अगर ये हार जाएंगे तो ईवीएम पे ब्लेम कर देंगे, और यही अभिषेक सिंह की पूरी रणनीति है। जवाब दीजिए, काउंटर आनंद दुबे जी। नाविका जी, किस किताब में लिखा है कि अगर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी रिटायर होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता, राजनीति में नहीं आ सकता, सामाजिक जीवन में नहीं आ सकता? अगर टीएन शेषन साहब ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा है तो बड़े खुशी की बात है, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही बात चुनाव आयोग की निष्पक्षता की, अभी अभी मुंबई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से अमोल कीर्तिकर जी को 48 वोटों से हरा दिया गया। पहले 600 वोटों से जीते थे, जल्लोष हुआ, माला पहनकर बाहर आ गए, फिर चुनाव आयोग कहता है तो 48 वोट से हरा दिए गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को 48 वोट से, 32 वोट से जब किसी को हराया जाता है ना, तब वहां दुख पहुंचता है मेरे मालिक। इसके लिए आप ये मत कहिए कि ये तो गोल पोस्ट ही चेंज हो गया। पहले कहते थे कि कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं अगर चुनाव कांग्रेस की टिकट पे लड़ा तो क्या प्रॉब्लम है? जवाब, व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेता तो उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते। आज इनने कह दिया इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, ये है इनकी परिभाषा। अब देखिए क्या तर्क दे रहे हैं। ये कह रहे 40 वोटों से चुनाव हार गया। क्या देश में पहली बार ऐसा हुआ है कोई व्यक्ति 40 वोटों से या 200 वोटों से चुनाव हुआ है? मध्य प्रदेश चुनाव 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जो है वो 1000 वोट से कम से हारी थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। हमने चुनाव आयोग को सवाल नहीं उठाया था, हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया था। आनंद दुबे जी की फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूं नविका जी। इनको उद्धव ठाकरे जी को महाविनाश अघाड़ी सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही है, इसीलिए इतने घबराए हुए हैं ये, और पहले से डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो रहे हैं। अगर इनके लॉजिक के हिसाब से क्या उद्धव ठाकरे की सेना के अंदर अगर हर व्यक्ति क्या उद्धव ठाकरे जी से खुश है? नहीं है तो उद्धव ठाकरे जी को रिजाइन कर देना चाहिए। कैसा लॉजिक दे रहे हैं? इनको घबराहट यही है कि महाराष्ट्र में एनडीए ने काम किया है और ये जब जनता के बीच में जाएंगे, ये महाराष्ट्र को चुनाव हारने वाले हैं। इसीलिए जिस तरीके से जलेबी कांग्रेस ऑफिस से वापस होगी, इस बार लड्डू जो है वो शिवसेना के ऑफिस से, उद्धव सेना के ऑफिस से वापस होने वाले हैं। अजय वर्मा जी, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और मेरा सवाल बड़ा छोटा, बड़ा आसान सा सवाल है। देश में क्या अब जलेबी बनना बंद हो जाना चाहिए? जलेबी को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पेजर विस्फोट हुए हैं तो ईवीएम बैन होने की बात हो रही है, तो जलेबी भी बैन कर दीजिए, ईवीएम भी बैन कर दीजिए, बस मंदिर में बैठ के हम लोग घंटी बजाया करेंगे। अजय वर्मा जी, ये कौन से तर्क हैं? ये कौन से तर्क दिए जा रहे हैं जो इस वक्त सता रहे हैं विपक्ष को? बस एक चुनाव हरियाणा का आप हारे हैं, बाकी जम्मू कश्मीर का तो आप जीते हैं। तब चुनाव आयोग दुरुस्त था, ठीक था, हरियाणा हार गए तो हाय तौबा। ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? देखिए, खाली हरियाणा की बात नहीं थी। जब छत्तीसगढ़ जीते, जब राजस्थान जीते, जब मध्य प्रदेश जीते, तो यहां भी जब पेगासिस आया था, अब पूरे देश में हो सकता है आपका भी शायद रिकॉर्ड करा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और बहुत सारे लोगों के पेगासिस से, वो इजराइल से सीधा आया था। तो क्वेश्चन मार्क तो उठना जायज है नाविका जी। अगर लोकतंत्र में इतना विश्वास है, ना कर ना डर, अमेरिका जैसा समृद्ध राष्ट्र भी बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो आप भी बैलेट से करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा इस देश में कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ नहीं है। अब आप आ जाइए, ये 13 करोड़ जो हैं करीब लोग हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और करीब 6 करोड़ 33 लाख वोटर्स हैं। 288 सीटों के इस चुनाव में हम ये चाहते हैं कि महाराज के देवतुल्य वोटर्स पर पेगासिस का, इजराइल का और ईवीएम नामक उस बुरी दशा का साया ना पड़े, जिसकी वजह से चुनाव कलंकित होता हो, जिसकी वजह से उंगलियां उठती हो।
रहा सवाल भंडारी जी योग्य प्रवक्ता है, वो कह रहे थे टेसन साहब चुनाव लड़े। अरे भाई, मुख्य जिसे बोलते हैं भारत सरकार में सबसे बड़ा दर्जा होता है मुख्य न्यायाधीश का। आपने तो मुख्य न्यायाधीश को नॉमिनेट राज्यसभा से करके भेज दिया, अपने ऑर्डर करा के, और उनके खिलाफ वो करा कर। तो भाजपा जो कर सकती है वास्तव में इस निराय में कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त ये चुनाव आयोग, देखिए सेशन साहब के टाइम में चुनाव आयोग देवताओं की तरह काम करता था। अजय वर्मा जी, चुनाव आयोग कम से कम वो पार्टी जो किसी चुनाव लड़े हुए इंसान को जज बना सकती है, वो ऐसे तथ्य ना उठाए तो बेहतर रहेगा। कम से कम आबरू इज्जत ढकी रहेगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, नविका जी, अगर ये सचिन तेंदुलकर जी को नॉमिनेट कर सकते, नॉमिनेट तो वही लोग होते हैं जिनने देश की सेवा करी है। इनको देश की सेवा किए लोगों से चिढ़े, इसीलिए दिक्कत है। इनको समझ नहीं आ रहा चुनाव लड़ाना और नॉमिनेशन में फर्क है। अजय वर्मा जी, यही फर्क है जलेबी फैक्ट्री में बनने और हलवाई के बीच में। ये रहा पूरा का पूरा रिजल्ट। और कोई ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के समय ऐसा हुआ है 2014 के बाद से ईवीएम आए, ठीक इसी तरीके से अपनी झूठ की दुकान को आगे ले जा रहे हैं। हरियाणा में इनकी झूठ की दुकान जो है वो हार गई थी, तब भी नहीं समझ रहे। अजय वर्मा जी, जनता की बात करिए, दलितों की बात करिए, संविधान की बात करिए, तब जाके कुछ वोट मिल जाएंगे। मान भी जाइए अजय वर्मा जी, लेकिन विवेक साइलेंस जी, जब चुनाव का अनाउंसमेंट होता है तो सिर्फ ईवीएम पर ही चर्चा होगी या स्ट्रैटेजी पर भी होगी? कम से कम हरियाणा में जो कास्ट सेंसस पिछड़ा कर रहे थे, वो वाला फॉर्मूला चला नहीं। आपको लगता है कि ईवीएम से आगे भी कई मुसीबतें और हैं, स्ट्रैटेजी पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए बजाय इसके कि जलेबी की चिंता अभी से हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी। देखिए, अगर आप लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान सुने तो उन्होंने लोकसभा के पटल पे खड़े होकर कहा था कि हम चाहे 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाएं, फिर भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा था कि हम ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और उसके बाद ईवीएम को देश से हटा देंगे। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मूलभूत जनता जो पूरे हिंदुस्तान की है वो भी यही चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। और निष्पक्ष चुनाव उसी समय हो सकता है जब हमको जो लगता है, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हो, जैसे पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं। हो सकता है कि काउंटिंग प्रतिक्रिया में 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे भी लग जाएं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए अगर 72 घंटे लग भी जाते हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी टी.एन. शेषन साहब की बात हो रही थी, ही इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स द कंट्री हैज एवर सीन। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। अगर आप हरियाणा का चुनाव अभी देखें तो प्रदीप सांगवान जिसने लगातार राम रहीम जैसे हत्यारे और रेपिस्ट को पैरोल दिया था, वो वीआरएस लेता है, भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसी के 4 घंटे बाद उनको टिकट भी मिल जाता है, चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जीत के आते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी टी.एन. शेषन या और लोगों पे, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर में और एक आईपीएस ऑफिसर या जो पुलिस महकमे में काम है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर रिटायरमेंट के बाद वो चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। एक बार वो रिटायर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। इन्होंने फर्क यह है कि इन्होंने वीआरएस लिया, एक साजिश के तहत वीआरएस लिया, भाजपा ज्वाइन की और चुनाव लड़ा। के पहले ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि उस आदमी ने वीआरएस लिया हो और चुनाव में खड़े हो, ऐसे कई लोग हैं और संविधान सबको इजाजत देता है। आप साथ साथ नहीं कर सकते कि चुनाव भी लड़ लें और ब्यूरोक्रेट भी रहें। आपको पहले रिजाइन करना पड़ता है, बाद में आप चुनाव लड़ सकते हैं और यह संवैधानिक बात है। संविधान आप देश को पढ़ाते हैं, संविधान की दुहाई रोज आप देते हैं, संविधान हमें आपको समझाना पड़ता है। ये कहां की राजनीति हुई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं नविका जी, सबसे पहले तो ये कि अब अगर हम ईवीएम पर कोई भी चर्चा कर रहे हैं और संदेह के दायरे में कर रहे हैं तो हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। हमें इस बेईमानी से और बेशर्मी से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं तो जाकर रुकेंगे ना। किसी चीज की कोई इंतहा होती है, कहीं कोई सीमा रेखा होती है। जब हम देश के लोगों को बार बार ये कहते हुए जाते हैं और थोड़ा तो शर्म करते सोचें कि जिस तरह का परिणाम आया है, ऐसा परिणाम हरियाणा का नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी को एकदम से अचानक 60% मत मिल गया हो, कांग्रेस को नहीं मिला। बड़ा नजदीकी मुकाबला था।
अंतिम समय तक कोई भी ये बता पाने की स्थिति में नहीं था किधर हम जा रहे हैं। और कई सीटों पर आप देखिए उनके नेता निकल कर कहते हैं, जिस कम से सबसे कम वोटों की हार जीत का कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता निकल कर कहते हैं कि फलाना जी ने हरा दिया, उन्होंने नाम ले दिया सीधे सीधे, कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। अब इसके बाद भी आप अगर वही कहते हैं और अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि 80 जीत के भी हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो अखिलेश जी आप मतलब पढ़ाई लिखाई आप क्यों किया? फिर तो वही है ना कि भाई हमने तय कर लिया है। लोग कहते हैं ना कि हम ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन हम तो यही वाला करेंगे। तो भाई अच्छी बात है तो मान लीजिए, पहली बात ये सबसे जरूरी। दूसरा, एक प्रशंसा करनी चाहिए, सिर्फ 2 चरण में झारखंड और 1 चरण में महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है। मैं बार बार पहले भी जब होता था तो मैं कहता था कि 5 चरण 7 चरण ये क्या हो रहा है भैया, हम धीरे धीरे इन चरणों को कम करें। इसका एक मतलब और हुआ, महाराष्ट्र के वो जिले जिनको हम कहते थे कि वो नक्सल प्रभावित थे, वो अब नहीं रहे। इसकी भी एक चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद आप बात कीजिए। जहां तक रही बात कौन चुनाव लड़ेगा, कितने समय बाद लड़ेगा, अरुण जेटली जी ने भी एक बार बड़ा लंबा चौड़ा उनका भाषण है, बार बार कोट किया जाता है। मैं कह रहा हूं कूलिंग ऑफ पर कोई एक सहमति बने ना कि कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, भाई इतने दिन तक कुछ नहीं करोगे। लेकिन नेताजी लोग पार्टी तो मंच पे जाते जाते बदल लेते हैं। अभी तो याद है ना कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जाते जाते राहुल जी के साथ हाथ पकड़ के निकल लिए। नेता तो कुछ भी करें, दूसरी किसी भी पोजीशन पर बैठे व्यक्ति को यह नहीं इजाजत है कि वो लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिस्सेदार बन सके। नेता अपने चरित्र का यह दोहरापन ठीक करेंगे तब शायद बात हो पाएगी, वरना दोनों पार्टियों के पास बड़ी लंबी लिस्ट है, जज की, आईपीएस की, पता नहीं किसकी किसकी है, और मान लीजिए पत्रकार तो उसमें कहीं आते ही नहीं।